हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैन 22 थ्योरी रिवीजन सेशन। और आज का हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट 1, आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा रेज टू पावर 4 इज 1। तो इसीलिए अब क्या क्या रिजल्ट आएगा, एक तो आयोटा रेज टू पावर 4n, अगर 4 का मल्टीपल है तो 1 आएगा। आयोटा रेज टू पावर 4n प्लस 1 विल बी आयोटा, आयोटा रेज टू पावर 4n प्लस 2 विल बी -1 एंड आयोटा रेज टू पावर 4n प्लस 3 विल बी माइनस आयोटा। फिर पॉइंट 2, आयोटा के ऊपर कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर आ जाए, n प्लस 1, n प्लस 2 एंड n प्लस 3, तो वो सम कितना आएगा, 0। फिर पॉइंट 3, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z को हम लिख सकते हैं a प्लस b आयोटा, जहाँ पे a और b रियल है। तो a को हम बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z, b को हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों खुद रियल नंबर है, तो b आयोटा को हम इमेजिनरी पार्ट नहीं बोलते हैं, केवल b को बोलते हैं आयोटा हटा के, जो भी आएगा विद साइन। एंड इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन में हम एक पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज a कॉमा b, जिसमें रियल पार्ट रियल एक्सिस के अलोंग मेजर होगा एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग मेजर होगा। ये हो गया हमारा पॉइंट 3। पॉइंट 4, इफ़ z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, और मैंने केवल इतना लिख के बोला कि रियल पार्ट क्या है, तो ऑफ कोर्स हम a नहीं बोलेंगे जब तक मेरे को ये ना पता हो कि a और b दोनों रियल हैं या नहीं है। तो अगर a और b दोनों रियल है तो वी डिफाइन z बार विच इज conjugate of z and that is called a minus iota b. It is nothing but reflection of z in real axis। अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन की बात करें तो mod z is defined as root over a square plus b square, that is magnitude of z and it is distance of z from origin। तो अगर z ये है तो ये हमारा हो जाएगा z बार एंड मॉड z हो जाएगा इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, ये 90 डिग्री एंड ये दोनों बराबर है। तो इन दोनों का रियल पार्ट a तो सेम हो गया, इमेजिनरी पार्ट अगर इसका b है तो इसका -b हो जाएगा। एंड अगर ये एंगल थीटा है तो मान लीजिए पॉइंट p से रिप्रेजेंटेड है, तो OP जो रियल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, वो रियल एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके साथ जो एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। तो फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू एंगल मेड बाय OP विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। अब ये जो थीटा है इसको हम 2 पाई प्लस थीटा भी अगर लिखेंगे तो भी उसी लाइन पे आएंगे, 4 पाई प्लस थीटा लिखेंगे तो भी उसी लाइन पे आएंगे। तो इस डायग्राम के हिसाब से थीटा लिखो या 2n पाई प्लस
थीटा लिखो जहाँ पे n कोई भी इंटीजर है वो चलेगा। बट अगर इस थीटा को मैंने एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर लिया, दैट इज -पाई से पाई, तो फिर इसी आर्ग्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड इज ए स्पेशल केस ऑफ आर्ग्यूमेंट, उसको हम डिनोट करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। दिस इज ए स्पेशल केस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड when angle is written in the interval -पाई ओपन से पाई क्लोज्ड। तो -पाई ओपन से पाई क्लोज करने पे क्या होगा कि पूरा जो प्लेन है वो कवर हो जाएगा, जो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है वो कवर हो जाएगा। ये हो गया पॉइंट 4। अब आते हैं पॉइंट 5, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। दोनों एक ही बात है। दिस विल बी इक्वल्स टू, मतलब हमने क्या किया, अगर जेड है, कोई भी जेड है, मान लिया a प्लस आयोटा बी और a एंड b रियल है, तो मान लिया इसमें भी हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ये ओरिजिन, एंड इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ये रियल एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस। तो हमने एक डिफाइन किया अल्फा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ मॉड b बाई ए। अल्फा कौन सा एंगल कैलकुलेट होगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। अगर जेड ये है थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये अल्फा होगा, जेड अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये एंगल अल्फा होगा। तो अल्फा की हेल्प से आई कैन राइट एम्पलीट्यूड। अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सीधा सीधा अल्फा ही एम्पलीट्यूड हो जाएगा इफ जेड बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हम 0 से पाई तक जा सकते हैं, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कवर करने के लिए क्लॉकवाइज घूमेंगे 0 से -पाई तक। तो बेसिकली जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो ये वाला एंगल होगा। तो दिस एंगल विल बी ऑफ कोर्स पाई माइनस अल्फा इफ जेड बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर जेड मान लिया थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये वाला एंगल अल्फा है, तो इस जेड के लिए एंगल ऐसे मेजर होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड तो पाई माइनस अल्फा आएगा, बट बिकॉज हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं इसलिए माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, दैट इज अल्फा माइनस पाई। तो चाहे तो इसको माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा ही लिख लो। इफ जेड बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, एंड एट लास्ट अगर ये फोर्थ में होगा तो अल्फा मेजरमेंट है, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो माइनस अल्फा। इफ जेड बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा हो गया पॉइंट 5 कि हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे कैसे। अब पॉइंट 6, तो 6.1, इफ जेड लाइज ऑन रियल एक्सिस देन इट इज कॉल्ड प्योरली रियल। फिर 6.2, इफ जेड लाइज ऑन imaginary axis then it is called purely imaginary। अगर प्योरली रियल है तो इन दिस केस जेड विल बी जेड बार, एंड अगर प्योरली इमेजिनरी है तो इन दिस केस जेड विल बी माइनस जेड बार। फिर 6.3, इफ जेड
does not lie on real axis, then it is called imaginary number. तो जैसे अगर मान लिया मैंने 4 + 3 आयोटा लिखा, तो 4 + 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ। इमेजिनरी नंबर है? हाँ। प्योरली इमेजिनरी नंबर है? नहीं। प्योरली इमेजिनरी नंबर में 4 + 3 आयोटा अगर मैंने बोला तो 4 नहीं आना चाहिए। प्योरली इमेजिनरी का मतलब है केवल 3 आयोटा वाला पार्ट आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने बोला 7, तो 7 इज़ रियल? हाँ। 7 इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर? बिल्कुल, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो प्योरली रियल भी है, प्योरली इमेजिनरी भी है, इमेजिनरी भी है। प्योरली इमेजिनरी और इमेजिनरी में क्या अंतर है? प्योरली इमेजिनरी वाई एक्सिस पे लाई करेगा या इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा, और इमेजिनरी जो है वो एक्स एक्सिस को छोड़ के जहाँ पे भी लाई कर रहा है वो इमेजिनरी नंबर है। 6.4, तो अगर हम जीरो की बात करें, जीरो इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि ये जीरो जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब रियल या इमेजिनरी एक्सिस पे। तो रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए प्योरली रियल, इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए प्योरली इमेजिनरी, और प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी बट नॉट इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि अगर हमने बोला कि इमेजिनरी, हमने किसको बोला? जो एक्स एक्सिस पे लाई ना करे, तो ये तो कर रहा है। और 6.5, कोई भी अगर हमने मान लिया नेचुरल नंबर लिया, तो दैट इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ, ये क्या हो गया? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जेड कुछ लोग इंटीजर्स के लिए भी यूज करते हैं, तो इसको चलो ऐसे लिख सकते हैं, सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा हो गया 0.6। फिर हम आते हैं 0.7, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट, इक्वालिटी। इफ z1 is equals to z2, then real part of z1 बराबर real part of z2 and imaginary part of z1 बराबर imaginary part of z2 and vice versa। अगर अलग अलग दो नंबरों के रियल पार्ट इक्वल हो जाए, इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाए, तो नंबर्स वो इक्वल होगा। सेकेंड, 1/z, z1/z2 एटसेट्रा आर डिफाइंड। ठीक है। थर्ड हो गया, मान लिया z1 इज a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d, या ऐसे बोलते हैं z इज इक्वल्स टू दिस एंड w इज इक्वल्स टू दिस, where a b c d belongs to रियल नंबर। अगर ये रियल नंबर है तो z प्लस w को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस सी प्लस आयोटा टाइम्स b प्लस d। 3.1, 3.2, z माइनस w को हम लिख सकते हैं a माइनस सी प्लस आयोटा टाइम्स b माइनस d। ये हो गया। फिर 3.3 हो गया, z इंटू डब्लू को हम क्या लिख सकते हैं? अगर मल्टीप्लाई किया तो ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स बी सी प्लस ए डी। 3.4,
मॉड जेड बराबर मॉड जेड बार बराबर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3.5 जेड बार विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मॉड जेड का स्क्वायर, एंड दिस विल ऑल्सो इम्प्लाई कि अगर कहीं 1/z लिखा है तो उसका बार लिखो अपॉन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एंड इफ mod z is equals to 1 then z bar is equals to 1/z, that is z comma z bar are reciprocal of each other। तो 3.6 में अगर हमने z अपॉन w लिखा तो w को ऊपर ले जाने का तरीका क्या है, w बार एंड मॉड w का स्क्वायर, z हो जाएगा a प्लस अयोटा b, w बार हो जाएगा c माइनस अयोटा d अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो दैट विल बी ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस अयोटा टाइम्स bc माइनस ad अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो ऐसे करके हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रेशो निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा 0.7। फिर 0.8 अ कॉम्प्लेक्स नंबर can be treated as an algebraic number which follow some division rules etc. दूसरा, it can also be a point in 2D plane तो सेक्शन फॉर्मूला वगैरह लगा सकते हैं 2 डायमेंशन की तरह, एंड अ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और फ्री वेक्टर जिसका एक मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है। तो दो वेक्टरों को जैसे जोड़ते हैं वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जोड़ा जा सकता है। ये हो गया 0.8। 0.9 एक्सप्रेसिंग या फिर रिप्रेजेंटिंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, दैट इज a प्लस अयोटा b, जहाँ पे a और b रियल है। ये मान लिया एंगल थीटा हो गया, ये डिस्टेंस मान लिया r हो गया। तो ऑफ कोर्स ये a हो जाएगा, ये b रियल एक्सिस, ओरिजिन इमेजिनरी एक्सिस। तो फॉर्म 1 हो जाएगा एल्जेब्रिक, जिसमें हम z को सिंपली a प्लस अयोटा b करके लिख सकते हैं। फॉर्म 2 हो जाएगा पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें हम z को r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं, मतलब r टाइम्स कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, जिसको हम शॉर्ट में सिस थीटा लिखते हैं। तो r इंटू सिस थीटा, और ये जो सिस थीटा है इसी को हम ई रेस्ट टू अयोटा थीटा भी लिख सकते हैं। तो तीसरा हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें हम z को लिख सकते हैं r इंटू ई रेस्ट टू अयोटा थीटा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें 1 लिखना होगा तो 1 इंटू ई रेस्ट पर अयोटा 0 लिख लो, या ई रेस्ट पर अयोटा 2 पाई लिख लो, 4 पाई लिख लो। केवल अयोटा लिखना है तो उसको 1 इंटू ई रेस्ट पर अयोटा पाई बाई 2 लिख लिया।
माइनस आयोटा लिखना है तो 1 इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2, 2 के पाई तो हमेशा ऐड कर ही सकते हैं, तो 1 प्लस आयोटा है तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2, ई रेस्ट टू पावर आयोटा एंगल हो जाएगा पाई बाई 4। ये हो गया रिप्रेजेंटिंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर 0.9। आगे फिर 0.10, प्रॉपर्टीज और रिजल्ट्स टू मेमोराइज। फर्स्ट, जेड मॉड बराबर जेड बार का मॉड। सेकेंड, मॉड की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो Z1 इंटू Z2 का मॉड बराबर मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। तो अगर Z1 Z2 ऐसे करके Zn तक का प्रोडक्ट लिखा हुआ है मॉड में, तो उनके मॉड्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे ही डिवीज़न में Z1 अपॉन Z2 का मॉड विल बी मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। फोर्थ, सम में ब्रेक नहीं कर सकते तो Z1 प्लस Z2 का मॉड इन जनरल इज नॉट इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। अगर इसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो इसमें तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, दैट इज Z1 प्लस Z2 का मॉड विल बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। और इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? Z1 Z2 को अगर हम वेक्टर की तरह देखें, दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। फॉर इक्वालिटी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 मस्ट बी इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये हो गया। और इसी में 4.2 मान लिया, अगर ये 4.1 है तो कि मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 के मॉड से बड़ा होगा Z1 माइनस Z2 का मॉड। ठीक है, इसमें भी फॉर इक्वालिटी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ माइनस लगा रखे, अगर मैं यहाँ प्लस लगा दूँ तो फिर इक्वालिटी के लिए Z1 Z2 ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये हो गया 4th पॉइंट। फिर 5th पॉइंट क्या है कि बार के लिए देखते हैं। तो बार को तो हम सम पे भी ब्रेक कर सकते हैं। Z1 प्लस Z2 का बार विल बी Z1 बार प्लस माइनस Z2 बार। 6th, अगर Z1 इंटू Z2 अप टिल Zn का बार लिखा हुआ है तो वो भी ब्रेक हो जाएगा। Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार में कोई दिक्कत नहीं है। डिवीज़न है Z1 अपॉन Z2 का होल बार, तो वो भी सेपरेट हो जाएगा Z1 बार अपॉन Z2 बार। 8th, मॉड जैसे प्रोडक्ट पे हो जाएगा ब्रेक, तो उसी से मॉड Z रेज़ टू पावर n को मॉड Z रेज़ टू पावर n ऐसे लिख सकते हैं। फिर 9th में क्या है कि अगर Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर लिखा है तो मतलब ऐसे ही कर सकते, कोई भी मॉड Z का स्क्वायर लिखा है तो वो Z लिखा, उसी का बार लिखा। तो अब इसी रूल को फॉलो करते हुए अगर Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर लिखा है तो हमने Z1 प्लस Z2 लिखा इनटू इसी का बार लिखा। जब इसको ओपन करेंगे तो वो आ जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस, एक तो ऐसे लिख लो Z1 बार Z2 प्लस Z1 Z2 बार, चाहे इसको ऐसे लिख लो क्योंकि ये एक दूसरे का बार हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2। ऐसे ही अगर मॉड Z1 माइनस Z2 का मॉड, तो वो आ जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर
माइनस होने से ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2, ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा 10th। फिर 11th, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी। तो आर्ग्यूमेंट में अगर z रेज टू पावर n लिखा है तो ये n टाइम्स, या चलो m कर देते हैं, तो m टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, जहाँ पे k कोई भी इंटीजर है। आर्ग्यूमेंट तो मतलब एंगल है, किसी भी एंगल में 2 पाई जोड़ेंगे या 4 पाई जोड़ेंगे या -2 पाई जोड़ेंगे, एंगल तो वहीं आएगा। तो उसके लिए ये लगा रखा है, ये लॉग की तरह बिहेव करेगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 विल बी लॉग की तरह आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई जोड़ दिया। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई। अगर लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ k टाइम्स z, तो k अगर पॉजिटिव है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही डायरेक्शन में आ जाएगा। k अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन पलट जाएगा, तो मतलब उसको ले सकते हैं पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और 2k पाई जोड़ना चाहो तो वो जोड़ दो। अच्छा, k यहाँ पे यूज़ कर लिया, k की जगह कुछ और यूज़ कर लेते हैं, लैम्डा, तो यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं प्लस 2k पाई। ये कब? इफ़ लैम्डा इज़ एनी रियल पॉजिटिव, दिस इज़ इफ़ लैम्डा इज़ एनी रियल नेगेटिव। तो रियल नेगेटिव का मतलब ये होगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z विल बी पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। माइनस लगाने से 180 डिग्री घूम जाएगा। ये हो गया। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार विल बी इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार विल बी इक्वल्स टू, एक तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि z बार को हम ले सकते हैं मॉड z का स्क्वायर अपॉन z, फिर लॉग की तरह अलग अलग कर लिया, तो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और 2k पाई तो तुम कहीं पे भी जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, 2k पाई। ये हो गया हमारा 11th प्रॉपर्टी। 12th, if z is purely real, then z will be of the type iota times b। सॉरी, प्योरली रियल का मतलब क्या है कि केवल a होगा, जहाँ पे a रियल नंबर हो गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि z बराबर z बार होगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी 0 और पाई होगा। ये 12.1। फिर 12.2 में इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, तो फर्स्ट तो z विल बी ऑफ द टाइप b आयोटा, जहाँ पे b कोई रियल नंबर है। सेकंड, z विल बी माइनस z बार। थर्ड, आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी प्लस और माइनस पाई बाई 2, ऑफकोर्स जीरो को छोड़ के। तो नोट 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज अनडिफाइंड। जीरो वाले केस में क्या होता है, जीरो को जीरो से जोड़ेंगे तो कोई लाइन सेगमेंट आएगा ही नहीं, तो उसके एंगल की बात उठेगी नहीं, इसलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो विल बी अनडिफाइंड। अब 13, जनरल पॉइंट, रियल पार्ट ऑफ z, मतलब इसका इससे कोई मतलब नहीं है, विल बी z प्लस z बार अपॉन 2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस z बार करेंगे तो b आयोटा वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और a जुड़ के 2a हो जाएगा, बाई 2 करने से a हो जाएगा। ये हो जाएगा z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर हम मान लिया ई रेस्ट पर आयोटा थीटा लिखें तो दैट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो फोर्थ, अगर मान लिया मेरे को कॉस थीटा चाहिए तो हम ऐसे कर सकते हैं ई रेस्ट पर आयोटा थीटा प्लस ई रेस्ट पर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। फिफ्थ, अगर हमें साइन थीटा चाहिए तो हम ऐसे कर सकते हैं ई रेस्ट पर आयोटा थीटा माइनस ई रेस्ट पर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये नीचे 2 आयोटा नहीं भूलेंगे। फिर सिक्स्थ पार्ट क्या है, 1 प्लस ई रेस्ट पर आयोटा थीटा को वी कैन राइट डाउन 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू ई रेस्ट पर आयोटा थीटा बाई 2। और अगर मान लिया इसी में मैं थीटा की जगह पाई प्लस थीटा रख दूँ तो ई रेस्ट पर आयोटा पाई -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई रेस्ट पर माइनस आयोटा थीटा। पाई प्लस थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। वहाँ से हो जाएगा -2 साइन थीटा बाई 2 एंड ई रेस्ट पर आयोटा। ये भी हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। अब चाहो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेसिकली कि ये जो -1 है इसको हम लिख सकते हैं ई रेस्ट पर आयोटा पाई भी लिख सकते हैं, ई रेस्ट पर माइनस आयोटा पाई भी लिख सकते हैं। तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू ई रेस्ट पर आयोटा। मान लें यहाँ से अगर मैंने माइनस पाई के फॉर्म में लिखा तो ये थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2 बचेगा। अब इसकी वजह से और हम क्या याद कर सकते हैं कि 1 प्लस ई रेस्ट पर आयोटा थीटा का मॉड विल बी 2 कॉस थीटा बाई 2 का मॉड एंड 1 माइनस ई रेस्ट पर आयोटा थीटा का मॉड विल बी 2 मॉड साइन थीटा बाई 2 का मॉड। ये हो गया हमारा पॉइंट 10 के अंदर ये सब चला था प्रॉपर्टीज। आगे चलते हैं पॉइंट 11, कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए पॉइंट इन 2D प्लेन। तो मान लिया A Z1 है, B Z2 है, C Z3 है। तो फर्स्ट पार्ट, अगर मान लिया कोई पॉइंट P है जो इसको ए बी को मान लिया लैम्डा इस टू म्यू की रेशो में डिवाइड करा है तो Z फॉर P विल बी लैम्डा टाइम Z2 प्लस म्यू टाइम्स Z1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू एंड Z ऑफ मिड पॉइंट विल बी Z1 प्लस Z2 बाई 2। ये हो जाएगा सेकेंड इन ट्राइंगल ABC। जो सेंट्रॉइड है उसके लिए Z कितना हो जाएगा सिग्मा Z1 बाई 3। जो ऑर्थो सेंटर है वो हो जाएगा सिग्मा tan A टाइम्स Z1 अपॉन सिग्मा tan A। फिर इन सेंटर के लिए क्या हो जाएगा सिग्मा A Z1 अपॉन सिग्मा A। सरकम सेंटर के लिए Z क्या हो जाएगा सिग्मा Z1 साइन 2A अपॉन सिग्मा साइन 2A। ऐसे करके हो जाएगा। ये हो गया हमारा पॉइंट 11। फिर पॉइंट 12, कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए वेक्टर। तो उसमें फर्स्ट मॉड Z1 माइनस Z2 अगर लिखा हुआ है तो उसको विल ट्रीट एज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय Z1 एंड Z2। तो मान लिया ये A Z1 है और ये B Z2 है।
तो ये Z2 वेक्टर हो गया, ये Z1 वेक्टर हो गया। दूसरा अगर मैंने लिख लिया तो दिस इज डिस्टेंस OA। तीसरा मतलब ये Z1 माइनस 0 लिखा हुआ है तो ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस आ जाएगा। अगर मैंने लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, तो बेसिकली जो भी Z1 माइनस Z2 वेक्टर है, मतलब ये वाला वेक्टर, इसको उठा के ऑरिजिन पे रखा हमने, तो वो आ गया Z1 माइनस Z2। ये जो एंगल बनाना होगा वो हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 विल बी एंगल made by BA vector with positive direction of real axis, ये हो जाएगा। तो अब देखो इसके हिसाब से मॉड Z माइनस Z0 इज इक्वल टू R, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल with center at Z0 and radius as R। फिर नोट 2, अगर लिखा है मॉड Z1 माइनस Z माइनस Z1 बराबर Z माइनस Z2, तो यह आ जाएगा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट joining the points Z1 and Z2। तो यहाँ तो एक सर्कल आ गया जिसका सेंटर Z0 है, रेडियस R है, और ये कोई भी इस पर जनरल पॉइंट P हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया जो मिड पॉइंट से पास करेगा, ये हो गया A Z1 B Z2। इसके ऊपर अगर हमने कोई भी पॉइंट लिया Z, तो वो दोनों से इक्वी डिस्टेंट होगा पॉइंट P। तो ये काइंड ऑफ लोकस हो गया। फिर नोट 3, अगर हमने लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बराबर थीटा विच इज़ ऑफ कोर्स कांस्टेंट, तो लोकस विल बी ए रे originating at an angle theta from Z1। तो मतलब समथिंग लाइक दिस, ये Z1 है और अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे कोई भी Z लो, ये जो वेक्टर है वो थीटा एंगल ही बनाएगा कांस्टेंट। तो रे का मतलब क्या है कि पूरी लाइन नहीं आएगी, केवल आधी लाइन आएगी। ये हो गया हमारा ये पॉइंट 12। फिर आगे चलते हैं पॉइंट 13, रोटेशन। रोटेशन में अगर मान लिया एक वेक्टर ये Z1 है, एक ये Z2 है और बीच में एंगल थीटा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि Z1 को हमने मॉड Z1 से डिवाइड किया तो यूनिट वेक्टर आ गया, उसको हमने ई रेस्ट पर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो ई रेस्ट पर आयोटा थीटा है, ये बेसिकली एक रोटेशन ऑपरेटर है। इसको जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो थीटा से घूम जाएगा। क्लॉकवाइज है तो माइनस थीटा ले लिया। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है बोर्ड पे अभी इतना पार्ट, ये एक यूनिट वेक्टर हो गया इसकी डायरेक्शन में। तो अगर इसको मैंने मॉड Z2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने लेंथ का वेक्टर हो गया, मतलब Z2 वेक्टर हो गया। तो अब हम लिख इसको ऐसे सकते हैं Z2 अपॉन Z1, दो वेक्टर का रेशो, उन्हीं के मॉड का रेशो इंटू ई रेस्ट पर आयोटा इंक्लूडेड एंगल। इसको लिखने का एक तरीका ये हो गया। ठीक है, अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मान लिया ये जो Z1 Z2 हैं वो वेक्टर ना हो के कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाए, मान लिया
ये AZ1, मान लिया ये BZ2 और ये CZ3, बीच में मान लिया एंगल अल्फा है। तो हमने क्या किया, दो वेक्टर का रेशो Z3 माइनस Z2 ये वाला वेक्टर हो गया, एंड Z1 माइनस Z2 ये वाला वेक्टर हो गया Z1 माइनस, इन दोनों का रेशो बराबर इन्हीं के मॉड का रेशो 3 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू ई रेस्ट पर आयोटा थीटा। बस इसमें यह है कि डिनोमिनेटर वाले वेक्टर से न्यूमरेटर वाले वेक्टर की तरफ जाते समय थीटा लिखा है, थीटा लिख देते हैं हम भी यहाँ पे। डिनोमिनेटर वाले वेक्टर से न्यूमरेटर वाले वेक्टर की तरफ जाते समय एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, वो एंगल थीटा आएगा। अब इसमें नोट 1 क्या है कि मान लिया ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है और ये थीटा है। तो वैसे तो हमने क्या बोला कि डिनोमिनेटर वाला वेक्टर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, न्यूमरेटर वाला वेक्टर हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर इसी का मॉड और इंटू ई रेस्ट पर आयोटा जो भी इंक्लूडेड एंगल है वो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 बराबर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जो R इंटू ई रेस्ट पर आयोटा थीटा वाली फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये थीटा इसका आर्ग्यूमेंट हो गया। फिर नोट 2, अगर हमें मान लिया कोई भी ऐसे दो वेक्टर मिल गए Z1 Z2 Z3 एंड Z4 जो आपस में पैरेलल हैं, तो हम इसको कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो हम ये लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ दोनों का रेशो, मतलब 1 माइनस 2 ये वेक्टर हो गया और 4 माइनस 3 ये वेक्टर हो गया। अगर सेम डायरेक्शन में है तो आर्ग्यूमेंट 0 हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो पाई हो जाएगा। ठीक है, तो इफ V1 एंड V2 आर टू पैरेलल वेक्टर्स, मतलब कॉम्प्लेक्स वेक्टर की बात हो रही है, देन V1 अपॉन V2 का आर्ग्यूमेंट विल बी 0 और पाई। बट इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर पैरेलल होगा तो V1 अपॉन V2 प्लस नहीं इज इक्वल्स टू उन्हीं के बार का रेशो। अच्छा, यहाँ पे जो ऊपर बार लगाए वो ऑफकोर्स वेक्टर वाला बार नहीं लगाए, मतलब यहाँ पे ये वेक्टर बोल रहे हैं बट दिस इज कॉम्प्लेक्स वेक्टर, इसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे। बार लगाने से मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो तो कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो इसी इन्फॉर्मेशन को हम ऐसे भी ले सकते थे कि अगर हमें दो वेक्टर दिखाई दिए जो पैरेलल हैं तो उन दोनों का रेशो बराबर उनके बार का रेशो। ये बहुत काम की चीज़ है रोटेशन के लिए अगर पैरेलल है। और अगर परपेंडिकुलर है, मान लिया कि ये Z1 ये Z2 ये मान लिया Z3 ये Z4 परपेंडिकुलर हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 का, या तो हम आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में लिखेंगे विल बी प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4। Z1 माइनस Z2 एक वेक्टर है, Z3 माइनस Z4 दूसरा वेक्टर है। अगर दो वेक्टर दे रखे हैं परपेंडिकुलर तो उनका रेशो प्लस उसी के बार का रेशो, वो 0 होगा। मैं यहाँ पे हमने क्या बोला, इफ V1 एंड V2 आर टू परपेंडिकुलर कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स, देन एक तो इसको हमने लिख लिया आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में, आर्ग्यूमेंट ऑफ V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई 2। अगर हमें एग्जैक्ट सेटअप पता है कि कौन कहाँ पे है तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि प्लस पाई बाई 2 आएगा या माइनस पाई बाई 2 आएगा। वो तो डिनोमिनेटर वाले वेक्टर से न्यूमरेटर वाले वेक्टर की तरफ जाओ, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है तो प्लस आएगा, क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है तो माइनस आएगा।
और रोटेशन में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होगा, इन दोनों का रेशो प्लस इन दोनों के बार का रेशो बराबर 0, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। अगर इसको एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट करें तो इसका आर्ग्यूमेंट अगर π/2 है तो ये प्योरली इमेजिनरी है। ये हो गया हमारा पॉइंट 13। आगे चलते हैं पॉइंट 14 एंड दैट इज De Moivre's theorem, which says cos n theta plus iota sin n theta is the value if n belongs to I, or one of the q values if n बराबर p/q, मतलब रैशनल है तो, और p और q इंटीजर्स है। अगर ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़्ड टू पावर n, अगर यहाँ पे n कोई इंटीजर हुआ तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन, पॉजिटिव नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की एग्जैक्टली एक वैल्यू आएगी। अगर मान लिया n का वैल्यू 3/7 है तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़्ड टू पावर 3/7 की बेसिकली 7 वैल्यूज़ आएंगी, और उन 7 वैल्यूज़ में से एक वैल्यू ये रहेगा। अगर मान लिया n की वैल्यू 7 है, मतलब ये अगर 7 इंटीजर ही हो गया तो एग्जैक्टली एक वैल्यू आएगी और वो वैल्यू ये है। बस यही हो गया हमारा De Moivre's थ्योरम, पॉइंट 14। अब पॉइंट 15 में इसी का एप्लीकेशन हो गया। अगर हमें सॉल्व करना पड़े z रेज़्ड टू पावर n बराबर z0, तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा, z रेज़्ड टू पावर n बराबर z0। z0 एक नोन है, दिस इज नोन कॉम्प्लेक्स नंबर, और ऑफ कोर्स n इज ए नेचुरल नंबर। तो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया, और खास पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया जिसमें केवल हाईएस्ट टर्म है z रेज़्ड टू पावर n और सीधा कांस्टेंट है, बीच में कोई भी टर्म नहीं। तो अगर ऐसा इक्वेशन आया तो उसको हम सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि ये जो z0 लिखा है इसको हमने पहले लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फिर हमने r इंटू ई रेज़्ड टू पावर आयोटा थीटा के अंदर 2k जोड़ दिया, फिर n को उधर किया शिफ्ट, तो आ जाएगा r रेज़्ड टू पावर 1/n ई रेज़्ड टू पावर आयोटा थीटा बाई n प्लस 2k/n। अब इसमें k की कोई भी कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज़ रख दिया, बोले 1 2 3 अप टिल n-1। तो ऐसे जो n वैल्यूज़ रखी यहाँ से n रूट्स आ जाएंगे इस इक्वेशन के। बस इन रूट्स में खासियत क्या है, इन सभी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये सभी सिमेट्रिकली रखे होंगे। अगर मान लिया इसमें मैंने k बराबर 0 लिया तो r रेज़्ड टू पावर 1/n ई रेज़्ड टू पावर थीटा बाई n, फिर r रेज़्ड टू पावर 1/n ई रेज़्ड टू पावर आयोटा थीटा बाई n प्लस 2π/n, ऐसे करके आ जाएगा। तो अगर ये रूट z1 है तो ये रूट आ जाएगा z1 इंटू ई रेज़्ड टू पावर आयोटा 2π/n। तो अगर ये z1 है तो ये अगला रूट आ जाएगा z2, मान लिया z2, फिर ये अगला रूट आ जाएगा z3, और इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 2π/n, फिर ये वाला एंगल 2π/n, जो अगला रूट आएगा वो z3 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके जितने भी रूट्स आएंगे वो इस सर्कल पे सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा। ये लास्ट रूट आ गया zn, दिस इज अगेन 2π/n। तो ये रूट्स एक सर्कल पे लाई करेंगे जिसका रेडियस इज r रेज़्ड टू पावर 1/n, सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा, सम ऑफ रूट्स 0 होगा एंड रूट्स विल बी इन GP। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, z1 z2 z3 एंड सो ऑन zn will be in GP
will lie on circle z raised to power mod z बराबर r raised to power 1/n सिमेट्रिकली। इस पे सिमेट्रिकली लाई कर रहे होंगे। नोट 3 सिग्मा जेड आई, इन सारे रूट्स का सम कितना होगा 0। और एक वेक्टर को अगर हम ई रेस्ट पाई आयोटा पाई 2 पाई बाई एन से मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरा वेक्टर आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, ऐसे करते चले जाए, इसीलिए सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट 15। अब इसका स्पेशल केस पॉइंट 16 nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो वो हो गया जेड रेस्ट पाई एन बराबर 1 का सोल्यूशन, तो उसको लिखेंगे ई रेस्ट पाई आयोटा 0 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फिर हमने इसमें 2k पाई जोड़ दिया, एन उधर शिफ्ट किया, तो जेड बराबर ई रेस्ट पर आयोटा 2k पाई बाई एन, जहाँ पे k विल बी 0 1 2 n माइनस 1। तो ये जो रूट्स हैं वो ऐसे आ जाएंगे 1 ई रेस्ट पर आयोटा 2 पाई बाई एन ई रेस्ट पर आयोटा 4 पाई बाई एन एंड सो ऑन। लास्ट हो जाएगा ई रेस्ट पर आयोटा ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 पाई बाई एन। तो इसमें पहला रूट तो 1 ये हो गया, फिर इसको मान लिया अल्फ़ा बोल दिया, ये अल्फ़ा स्क्वायर, ये अल्फ़ा रेस्ट पर n माइनस 1। और अल्फ़ा के नीचे यहाँ पे हो जाएगा, फिर इसके नीचे यहाँ पे हो जाएगा दिस एंगल इज 2 पाई बाई एन। तो नोट 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा रेस्ट बाई एन माइनस 1 आर इन जीपी। फिर नोट 2 अल्फ़ा रेस्ट बाय एन बराबर 1। नोट 3 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा रेस्ट बाय एन माइनस 1 0, क्योंकि जेड रेस्ट बाय एन माइनस 1 है ही नहीं इसमें, एंड ऑफ कोर्स एन नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये हो गया। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालें तो वो आ जाएगा माइनस 1 रेस्ट पर एन माइनस 1। नोट 5 कि जेड रेस्ट पर एन माइनस 1 को हम ऐसे ले सकते हैं जेड माइनस 1 जेड माइनस अल्फ़ा स्क्वायर जेड माइनस अल्फ़ा रेस्ट पर एन माइनस 1। फिर नोट 6 को लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम फैक्टराइज करके हटा दें तो 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये आइडेंटिटी में ऐसे लिखा जाएगा जेड माइनस अल्फ़ा रेस्ट पर एन माइनस 1। फिर नोट 7 में ये जो जीपी का सम जो 0 लिखा है उसका अगर हम रियल पार्ट निकालें तो 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई एन प्लस कॉस 4 पाई बाई एन प्लस कॉस 6 पाई बाई एन प्लस एंड सो ऑन प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ एन माइनस 1 पाई बाई एन। इन सब का सम कितना आएगा 0। और अगर इमेजिनरी पार्ट को बराबर कर दें तो साइन 2 पाई बाई एन प्लस साइन 4 पाई बाई एन प्लस साइन 6 पाई बाई एन प्लस एंड सो ऑन साइन ट्वाइस ऑफ एन माइनस 1 पाई बाई एन, ये सब हो जाएगा 0। फिर नोट 9 एक रिज़ल्ट और है कि साइन पाई बाई एन साइन 2 पाई बाई एन इंटू साइन 3 पाई बाई एन एंड सो ऑन अप टिल साइन n minus 1 pi by n will be equals to n upon 2 raised to power n minus 1।
या क्या. दिस वॉज नोट 9. नोट 10 क्या है कि अगर हमने सारे रूट्स के ऊपर p पावर लिया, अल्फा स्क्वायर का पावर p प्लस एंड सो ऑन, ऐसे अल्फा रेस्ट पर n-1 का पावर p, तो आंसर या तो 0 आएगा या n आएगा. ये कब आएगा? इफ़ p बिलोंग्स टू इंटीजर इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ n. यहाँ पे p इज सम k टाइम्स n. तो फिर ऐसे आ जाएगा. फिर नोट 11 क्या है कि अल्फा रेस्ट पर n-1 इज नथिंग बट 1 ओवर अल्फा बराबर अल्फा बार. अल्फा रेस्ट पर n-2 इज 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर का बार. ये हो जाएगा. दिस वॉज पॉइंट 16. पॉइंट 17, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. तो अगर जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है तो यहाँ से तो जेड बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. ओमेगा किसको बोलते हैं? दिस इज ई रेस्ट पर आयोटा 2π/3 एंड दिस इज ई रेस्ट पर आयोटा 4π/3. वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा -½ प्लस आयोटा √3/2. दिस विल बी √3/2. तो इसमें ये तो 1 हो गया, ये ओमेगा हो गया, ये इक्विलेटर ट्राइंगल के वर्टिसेस बनेगा और इधर भी एंगल 2π/3, ये भी एंगल 2π/3 एंड ऑफ कोर्स इधर भी एंगल 2π/3. फिर इसमें नोट 1 कि ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा? 1. तो दैट मीन्स ओमेगा रेस्ट पर 3n विल बी 1. ओमेगा रेस्ट पर 3n + 1 विल बी ओमेगा. ओमेगा रेस्ट पर 3n + 2 विल बी ओमेगा स्क्वायर. नोट 2, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी विल बी 0. नोट 3, अगर हमने और कोई भी पावर लिया, 1 रेस्ट पर p तो वैसे 1 ही होगा, ओमेगा रेस्ट पर p, ओमेगा रेस्ट पर p प्लस ओमेगा स्क्वायर रेस्ट पर p, तो दैट विल बी 3 इफ p इज ए मल्टीपल ऑफ 3. 0 इफ p 3 का मल्टीपल नहीं हो, तो 3k + 1 या अगर 3k + 2 टाइप हुआ तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0. फिर नोट 4, ओमेगा इज 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर का बार एंड ओमेगा स्क्वायर इज 1 अपॉन ओमेगा. भाई एक दूसरे का बार भी है एंड रेसिप्रोकल भी है. नोट 4. नोट 5, नोट 5 एक ये भी लिख सकते हैं कि रूट ओमेगा जो है वो ± ओमेगा स्क्वायर है एंड रूट ओमेगा स्क्वायर विल बी ± ओमेगा. फिर नोट 6, जेड क्यूब -1 को अगर फैक्टराइज किया तो z-1, z- ओमेगा, z- ओमेगा स्क्वायर, और इसमें से z-1 का फैक्टर हम कैंसिल कर दें तो z- ओमेगा, z- ओमेगा स्क्वायर ये बचेगा. अब इसी में z की जगह -z रख दिया तो रूट्स -ओमेगा एंड -ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, या फिर z स्क्वायर -z+1 विल बी z+ ओमेगा, z+ ओमेगा स्क्वायर. तो अगर कहीं लिखा है x³ - y³
तो उसको हम फैक्टराइज ऐसे कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस ओमेगा वाई, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को फैक्टराइज करना हो तो ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विल बी एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। और सॉरी ये प्लस प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अच्छा ये यही लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को फैक्टराइज करना हो तो एक्स माइनस आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई ऐसे लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स को फैक्टराइज करना हो तो तीनों में से पहले किसी भी के भी साथ, मतलब वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिख लिया तीनों के कोफिशिएंट में, किसी के साथ वन, किसी के साथ ओमेगा, किसी के साथ ओमेगा स्क्वायर। जब पहला ब्रैकेट फिक्स हो गया तो उसके बाद ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाले टर्म्स को इंटरचेंज कर दिया। अब ये ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ भी हो सकता था तो जेड के साथ वन आ जाएगा, और फिर उस वाले केस में एक्स के साथ ही ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। ये हो गया। अब इसी की वजह से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz will be x plus y plus z x plus omega y plus omega square z x plus omega square y plus omega z। ये हो जाएगा। दिस इज नोट 6। नोट 7, इफ अल्फा इज वन ऑफ द cube roots of beta, then other cube roots will be alpha omega and अल्फ़ा ओमेगा स्क्वायर। किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स 3 होंगे तो अगर एक रूट अगर अल्फ़ा है, एक क्यूब रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा क्यूब रूट क्या होगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। तो सेम चीज़ हम फोर्थ रूट के लिए भी रिपीट कर सकते हैं। तो नोट 7, इफ अल्फा इज वन ऑफ द फोर्थ रूट्स ऑफ बीटा देन अदर फोर्थ रूट्स विल बी। अब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कितना होता है, +-1 + आयोटा। तो इसको हम 1 तो यही हो गया 1 इंटू बीटा, बाकी -1 आयोटा बीटा एंड माइनस आयोटा बीटा से, सॉरी एक तो जैसे अल्फ़ा हो गया तो माइनस अल्फ़ा आयोटा अल्फ़ा एंड माइनस आयोटा अल्फ़ा, ये हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा नोट 8। तो ये हमारा हो गया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड पॉइंट था 17। आगे चलते हैं। पॉइंट 18, मान लिया A Z1 है, B Z2 है एंड C Z3 है। ये ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर इन 2D प्लेन। ये हो गया। तो इफ Z1 फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर इसको लिखना है हमें
इज इक्वल्स टू मॉड डेल्टा, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म लिखना है, वेयर दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो हाफ x1 y1 z1 ऐसे करके लिख सकते हैं, और x1 की जगह लिखेंगे z प्लस z1/2, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा 1/4 आयोटा, और यहाँ z1 बार 1, z2 बार 1, z3 बार 1, ये आ जाए। पहला तो ये हो गया। दूसरा, इफ ए बी सी आर collinear points, then तो ऑफ कोर्स ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, then this will be 0। फिर पॉइंट 19, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो फर्स्ट, अगर मान लिया 2 पॉइंट दे रखे हैं A z1 एंड B z2, इसके ऊपर मैंने कोई एक जनरल पॉइंट ले लिया P, तो P में जो भी रिलेशन होगा जो इस लाइन के पॉइंट ही सेटिस्फाई करेंगे वो इक्वेशन हो जाएगा। तो उसमें फॉर्म 1 तो ऐसे ले सकते हैं, z बार 1, z1 बार 1, z2 बार 1 बराबर 0, ये इसी लाइन का इक्वेशन हो गया। फॉर्म 2 में हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं लिखूं वेक्टर z माइनस z1 एंड z2 माइनस z1, तो अगर पॉइंट P इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो ये दोनों वेक्टर हमेशा ही क्या आएंगे, पैरेलल, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस विल बी 0 और पाई, तो ये भी इसी लाइन का इक्वेशन लिखने का एक तरीका हो गया। फिर फॉर्म 3 क्या हो गया कि z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, इन दोनों पैरेलल वेक्टर का रेशो प्लस इसी के बार का रेशो विल बी 0, ये थर्ड फॉर्म हो गया। फॉर्म 4 कितना हो जाएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1, ये भी एक तरीका हो गया। फिर फॉर्म 5, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a बार z प्लस a z बार प्लस b इज इक्वल्स टू 0। इसमें a इज कॉम्प्लेक्स वेक्टर परपेंडिकुलर टू लाइन एंड b इज ए रियल नंबर। तो अगर मान लिया ये लाइन L है, तो L लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर कितना हो जाएगा, a। तो अगर मेरे को कोई भी लाइन नोट 1, लेट L इज a बार z प्लस a z बार प्लस b बराबर 0, देन फर्स्ट पार्ट, एनी लाइन पैरेलल टू L कैन बी गिवन एज a बार z प्लस a z बार प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। दूसरा, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू L कैन बी गिवन एज, तो उसमें क्या होगा, a आयोटा आ जाएगा z बार, अब इसका जो बार होगा वो माइनस a बार आयोटा z एंड प्लस लैम्डा बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड, x या रियल इंटरसेप्ट ऑफ L, तो मतलब अगर लाइन ऐसे है तो a कितना हो जाएगा, ZA कितना हो जाएगा, इसमें इसी में ये जो पॉइंट है ये रियल लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसके लिए z और z बार बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -b अपॉन a प्लस a बार। ठीक है, तो ऐसे ही ZB जो है
जहाँ पे ये इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए तो इस पॉइंट के लिए तो जो जेड बार होगा वो माइनस जेड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए बार माइनस ए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर फोर्थ पार्ट, अगर मान लिया ये वाली लाइन एल है जिसका इक्वेशन इज ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी बराबर 0 है, तो ये वाली जो लाइन है जो रियल एक्सिस में रिफ्लेक्शन है एल का और उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए जेड प्लस ए बार जेड बार प्लस बी बराबर 0। इस पूरे का बार ले लिया तो ये वाली जो इक्वेशन है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। वो तो एक पॉइंट लेके देखते हैं, अगर Z1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो A बार Z1 एंड A Z1 बार प्लस B बराबर 0, तो A Z1 बार, तो Z1 बार जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। दिस इज फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि मान लिया ये लाइन L है विच इज़ ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी बराबर 0, तो अगर मैंने पॉइंट एक लिया ए विच इज से Z1 और यहाँ से एक मैंने इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, वो मान लिया ZN है, और दूसरा इसका रिफ्लेक्शन ए डैश जो है वो मान लिया Z2 है। तो इनको याद रखने का, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्शन को याद रखने का बहुत आसान तरीका क्या है कि ए और ए डैश एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है, ये एक रिलेशन सेटिस्फाई करेगा कि जेड और जेड बार में से किसी भी एक जगह Z1 रख दो, दूसरी जगह Z2 रख दो। तो मान लिया मैंने यहाँ Z2 रख दिया, तो ए बार Z2 प्लस ए Z1 बार प्लस बी 0 होगा। दिस इज़ करेक्ट रिजल्ट। कहाँ से आया, ऑफ कोर्स प्रूव करके आया। तो अगर मेरे को रिफ्लेक्शन चाहिए तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ Z1 इन L, दैट इज Z2 बराबर माइनस ए Z1 बार प्लस बी अपॉन ए बार, यह आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए यहीं से आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A to L, तो दैट विल बी ZN, दैट विल बी Z1 प्लस Z2 by 2, तो दैट इज हाफ ऑफ Z1 माइनस A Z1 बार प्लस B अपॉन A। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो तो वो आ जाएगा। फिर अगर हमें चाहिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A to L बराबर, मतलब डिस्टेंस AN, तो वो हो जाएगा ZN माइनस Z1 का मॉड। अब ZN यहाँ से उठा के रख दो, हाफ ऑफ A Z1 माइनस A Z1 बार माइनस B अपॉन A माइनस, सॉरी ये A बार था, मतलब ये A बार, ये A बार, ये A बार माइनस Z1 का मॉड। अब ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वो हमारा जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये था पॉइंट 19। पॉइंट 20, अच्छा पॉइंट 19 में ही, और अगर मान लिया ये पॉइंट है A Z1 एंड B Z2, तो जो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं Z माइनस Z1 बराबर मॉड Z माइनस Z2, और दूसरा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये मिड पॉइंट हो गया, तो अगर मैंने कोई भी Z लिया तो ये वेक्टर एंड ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो Z माइनस Z1 प्लस Z2 बाई 2,
एंड Z1 माइनस Z2, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रेशो प्लस इनके बार का रेशो 0 हो जाएगा। तो ये दोनों एक ही बात है, ये ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई करके याद जाएगा, कोई भी फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं। अब आ जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर सेंटर Z0 है, रेडियस R है, तो एक इक्वेशन तो आ गया है Z माइनस Z0 का मॉड बराबर R, फॉर्म 1। फॉर्म 2 आ जाएगा ZZ बार प्लस A बार Z प्लस AZ बार प्लस B बराबर 0। ये भी दूसरे फॉर्म में हो गया। इसमें सेंटर जो Z बार का कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव, इसमें रेडियस विल बी रूट ए बार माइनस बी, ये हमारा हो जाएगा रेडियस। फिर फॉर्म 3 क्या है, अगर मान लिया किसी सर्कल के एंड पॉइंट्स हमें दे रखे हों डायमीटर के Z1 एंड Z2, तो ये किसी भी सरकमफ्रेंस के पॉइंट P पे 90 डिग्री बनाएगा। तो इसमें देखो फॉर्म 3.1, एक तो आ जाएगा Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 प्लस Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 का बार बराबर 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्म 3.2 पाइथागोरस लगा दिया, मॉड Z माइनस Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z माइनस Z2 का स्क्वायर बराबर मॉड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर विल बी AB स्क्वायर। फिर फॉर्म 3.3 ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड फॉर्म 3.4 सेंटर रेडियस से भी ले सकते हैं, माइनस Z1 प्लस Z2 बाई 2, ये सेंटर हो गया, और Z1 माइनस Z2 का मॉड बाई 2 ये रेडियस हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर अगर ये पॉइंट A है Z1, ये पॉइंट B है Z2, और यहाँ पे एंगल है थीटा, ये PZ, तो यहाँ पे ही मान लिया थीटा है, तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा एंड यहाँ पे भी पाई माइनस थीटा, और मान लिया ये रियल एक्सिस है, ओरिएंटेशन ऐसा है। तो दे आर 4 आर्क, 1 2 3 एंड 4। तो इनका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ आर्क, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा पाई माइनस थीटा फॉर 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 फॉर। तो एक बार देख लिया, Z माइनस Z2 ये वेक्टर आगे रखा, Z माइनस Z1 आगे रखा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, तो ये हो गया फॉर 1, तो ये हो जाएगा फॉर 4, ऊपर पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा फॉर 2, और ये हो जाएगा फॉर आर्क 3। तो इन चारों आर्क के इक्वेशंस आ गए। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट 21, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ ए complex number will be plus minus
यहाँ लिखा मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 प्लस यहाँ लिख सकते हैं हम सिग्नम ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आयोटा प्लस आयोटा टाइम। सिग्नम का मतलब क्या है कि अगर जेड में 3 प्लस 4 आयोटा लिखा है, मतलब आयोटा वाला टर्म प्लस के साथ लिखा है, तो यहाँ पे ही प्लस आ जाएगा, इसको हटा दिया। ये तो केवल साइन प्लस माइनस बता रहा है। और रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2, ये फॉर्मूला आ जाएगा फॉर द स्क्वायर रूट।